कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी को इनवाइट करता हूँ कि सर आप आए और अपनी बात रखें। जी सर, स्वागत है। नमस्कार सर और धन्यवाद। और मेरे सभी सम्मानित जो बड़े हैं, अग्रज हैं, उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। और यदि कोई छोटे भाई है हमसे तो उनको मेरा बहुत सारा प्यार। मैंने किसी वक्ता को इतनी गौर से और पूरा सुना है। बीच में 5 मिनट, लगभग 4 या 5 जन्ना जी को सुनने के बाद में मुझे लगा कि मैं गलत हूँ और बहुत अच्छा आपने जो उद्बोधन किया। दरअसल जो नॉलेज में को लेकर के समाज की जो हकीकत है उस चीज आपने समझाने का प्रयास किया, जबकि जो भी हमारे तमाम बड़े बड़े फेमस नाम हैं, तमाम बड़े बड़े कम्युनिटी के अंदर भी है, उनके अंदर जो चीज होती है कि मैं और मैं ही राइट, बाकी संग सब जो भी है वो रॉन्ग है, तमाम सारी चीजें हैं। उनके पास नॉलेज तो होती है लेकिन वो अकेडमिक नॉलेज होती है, जहाँ तक मैंने देखा। इसलिए मैं कभी भी बुद्धिजीवियों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता हूँ और मैं जाता नहीं, मैं अपना समय बर्बाद समझता हूँ। और इसीलिए मैंने उस कॉलम को रिक्त मान के रखा हुआ था। लेकिन आज आपको सुनने के बाद लगा कि मुझे और अगर आपको समय और दिया जाता तो मैं और आपको सुनता। तो काफी अच्छा लगा सर, पहली बार आपको सुना है, इसके लिए मैं आपका पूरा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो है एक वास्तविक जो कनेक्शन है उसको सामने रखा है और समझाया है कि किस तरीके से हमें काम करना है या किस तरीके से हम समाज के अंदर अपनी बातों को रख सकते हैं और कैसे हम जो है समाज में एक बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। उसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी होगी, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इंसान किस तरीके से सोचता है और एक कम्युनिटी, एक समाज किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से चलता है। तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स भी आपने शेयर किए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये मुझे पहली बार लगा कि मुझे किसी को सुनना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो 3-4 मिनट का मैंने मिस किया कॉल की वजह से, तो हो सकता है कि जो हमने 40 मिनट सुना वो 5 मिनट तो मिस हो गया, वो हो सकता है 40 मिनट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और मुझे कर सकती है। तो बहुत धन्यवाद सर। मैं जो है अपनी बात शुरू कहा कि किस तरीके से हमें जो लोकलिटी है वहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है, इस विषय पर अपनी बात रखनी है। क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है ज्यादातर ग्रामीण अंचल में काम करने का रहता है। और अभी पहले जो काम हमने किया है वो आप लोग जान रहे हैं। वर्तमान में हम लोकल पे काम कर रहे हैं। लोकल पे काम करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप अपने लोकल में काम करते हैं तो कहावत होती है कि रुकना आन गाँव का सिद्ध। तो वो वाली ये एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि आप कितना भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आप वहीं से हैं, उसी क्षेत्र से हैं, उसी प्रदेश से हैं और वो लोग आपको जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं फेस करना निश्चित तौर पर होता है। तो इस विषय में हम बात करेंगे और विशेष रूप से जिस मिशन को हम लोग लेके चल रहे हैं, फोन कली कहाँ इनका जो कॉन्सेप्ट है वो जो लोग इस मिशन को लेके चल रहे हैं, जनार्दन सर और तमाम जिन लोगों ने इसकी आधारशिला रखी, उन लोगों ने इस पर बहुत विस्तृत उद्देश्य और विचार के बाद में इसको आगे बढ़ाया। और जब हम देखते हैं कि आखिर इस मिशन से समाज में हम किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जो संस्कारक होता है, और जब कोई संस्कारक हमारे यहाँ आता है, संस्कार
कराने के लिए, पूजा कराने के लिए, तो शुरुआत होती है उसके खुद के सम्मान से। जैसे ही वो आता है तो हम जो भी हमारे वहाँ लोग होते हैं उसका सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, लोग बैठ होते हैं, तमाम तरीके से उसका सम्मान किया जाता है। और ये जो परंपरा है सम्मान की, ये परंपरा हमें थोड़ी सी गहराई से समझने की जरूरत है। दरअसल हम इसको ये देखते हैं कि आज जैसे हम कहते हैं कि भाई ब्राह्मण जो है सबके माइंड में घुस गया है। हर कोई ब्राह्मण देख करके पंडित जी पाए लागी या मतलब उसके पैर छूना या कुर्सी छोड़ देना, इस तरीके की चीजें करता है। और तमाम सारे हम लोग देखते भी हैं कि एक 10 साल 15 साल 20 साल का अगर ब्राह्मण आ रहा है तो उससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति उसके लिए स्पेस दे देता है, कुर्सी छोड़ देता है। तो ये ऐसे नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि संस्कारक का जो सम्मान रहा है, और जब एक जाति विशेष में ही संस्कारक रहे हैं, तो जब उन्होंने जाति विशेष के संस्कारकों ने बैच बनाना शुरू किया, शादी विवाह पूजा पाठ कराना शुरू किया, हम लोगों ने उन लोगों का सम्मान करना शुरू किया जो ये सब जो अनुष्ठान है या कर्मकांड है संपन्न कराते थे। लेकिन वो चीजें जब एक जाति से लोग थे, एक समुदाय से लोग थे, तो वो एक जाति के लिए आरक्षित हो गया एक तरीके से। और फिर ये होने लगा कि हम उस जाति के हर व्यक्ति का सम्मान करने लगे, चाहे वो व्यक्ति उस पद्धति या उस क्षेत्र से रिलेटेड हो या ना हो। फिर वो चाहे साफ सफाई का काम करता हो या पूजा पाठ का काम करता हो कराने का, लेकिन हम दोनों का सम्मान करने लगे। साफ सफाई करने वाले का भी करने लगे और पूजा पाठ कराने वाले का भी करने लगे, क्योंकि वो जो संस्कारक रहे वो विशेष समुदाय से रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से चले आए। तो एक परंपरा बन गई कि फला जाति के आधार पर हम उसको सम्मान देने लगे। और उसका सबसे बड़ा लाभ उन्होंने उठाया सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें घुसने की या जो सरकारों का चयन है, तमाम सारी चीजें हैं। आज जब एक संस्कारक या एक ब्राह्मण किसी बात को हमारे बीच में आकर के बोलता है, हेलो, तो उसकी बात को वरीयता ज्यादा दी जाती है, बजाय हमारे अपने समाज के किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुकाबले। क्योंकि उसका कारण यही है कि हम उसका सम्मान करते हैं, न कि ये कि वो जो है बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है। तो हम इसको जो संस्कारक वाला हमारा कार्यक्रम है पुरोहित का, हम इसको सिर्फ जो है पूजा पाठ कराने को लेकर के या ब्राह्मणों से पूजा पाठ न कराने के उद्देश्य से नहीं देखते हैं। हम इसको इस तरह देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो पहला जो टर्म है कि ठीक है कि हम ब्राह्मण को अपने यहाँ आने से रोकेंगे, और दूसरा हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जब हमारे पुरोहित होंगे, संस्कारक होंगे, वो शादी विवाह संस्कार कार्य कराएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिलेगा। और हमारा जो लक्ष्य है कि हमें ब्राह्मण से नहीं कराना है, तो उसकी भी कहीं की पूर्ति हो जाएगी। तो ये चीज हो गई। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम जो है वो स्वतः होता चला जाएगा अगर हम देखें। लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे जो संस्कारक रहे वो अपने लक्ष्य से न भटके, वो अपने कमिटी के प्रति, समाज के प्रति ईमानदार रहे। पीछे का लक्ष्य ये है कि एक संस्कारक एक क्षमता रखता है किसी भी गांव में, किसी भी परिवार में जहां वो कनेक्ट करता है, जहां वो संस्कार कराता है, तो घर तक अंदर तक होता है। और उसकी एक क्षमता होती है कि वो चाहे तो आपको आपके व्यक्तियों के खिलाफ, आपके अपने लोगों के खिलाफ खड़ा कर सकता है। और ये हो भी रहा है, कर भी रहे हैं। तो इसका हम सीधे तौर पर ये इस्तेमाल अगर मांगे, जब हमारे पास अगर संस्कारक रहे हर गांव में, एक गांव में हमारा एक संस्कारक अगर होता है, तो निश्चित तौर पर हम उस एक पूरे गांव को अपने मिशन के साथ जोड़ने में सुविधाजनक समझते हैं। क्योंकि संस्कारक की बात को ज्यादा गंभीरता से और महत्व के साथ में सुना जाता है, और उस
को एग्री भी किया जाता है। तो वहीं पर जब हम दीगर कोई व्यक्ति जो उस प्रोफेशन से नहीं है, संस्कारक नहीं है, वो भले ही उसी परिवार से है या गांव से है, उस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो बदलाव के लिए भी हम अपने संस्कारकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक बात पाखंड की है, तो पाखंड की जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने में भी हमारे संस्कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो जो शादी विवाह वहां कराता है, वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि भाई ठीक है, यहाँ पर आपको ये 551 रुपए चढ़ाने की जरूरत नहीं है, या यहाँ पर आपको ये गोबर का गणेश बना करके पूजने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई विधि है नहीं, या ऐसा कहीं लिखा नहीं है, या हमें जो है मृत्यु भोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई वृत्तांत या ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा, तो जो हमारे पुरखे हैं या पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो उस बात को जो लोग हैं समाज के, जो जहाँ जिस क्षेत्र में संस्कार कार्यों को करा रहे हैं, वो लोग उस बात को स्वीकार करेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो बात एक संस्कारक के माध्यम से कही जा रही है जो पूजा पाठ और संस्कार करा रहा है। और वही बात जब आम आदमी कहता है तो उसका विरोध हो जाता है, और लोग उसको देखते हैं कि ये धर्म विरोधी नजरिए से, कि ये धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति है, या ये यूं ही कुछ भी लेके आ गया है। तो हम कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी अपने संस्कारकों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम जो है अपने समाज को छोड़ करके आज के परिवेश में अगर हम किसी आंदोलन की बात करें खड़ा करने को लेकर के, तो उसके लिए भी संस्कारक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वहां पर भी सीधा वही है कि भाई संस्कारक की बात को महत्व दिया जाता है। अगर हम समझाते हैं कि इस तरीके से हमारा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, हो सकती है, लेकिन अगर हमारा संस्कारक जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिसका वो सम्मान कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, अगर वो वही बात बोलता है, तो बगैर किसी तर्क वितर्क के लोग उसकी बात को स्वीकार लेते हैं। तो ये हम एक इसके माध्यम से बड़ा विजन लेके चल सकते हैं कि सिर्फ पूजा पद्धति के माध्यम से हम ये नहीं करना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण से नहीं करना है और हमें जो है इससे लाभ मिलेगा आर्थिक तौर पर, इसलिए हम इस मिशन को चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये मिशन अगर हम देखें तो बहुत बड़े लेवल पर समाज में एक बड़े बदलाव के लिए भी काम कर सकता है। पुरोहित को अगर उस तरीके का ट्रेजर मिलेगा, पुरोहित ईमानदार रहेगा अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मिशन के प्रति और मानवता के प्रति, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़े बदलाव में एक बड़ी भागीदारी, बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। और इसको लेकर के कई जगह पर ये चीजें रही भी हैं, हमने भी इसका लाभ लिया है। जब हमने अपना कार्यक्रम किया तो कई जगह हमारे इस मिशन के जो पुरोहित साथी हैं, उन्होंने उसको लेकर के तमाम तरीके से सहयोग किया है और तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया। ये एक बड़ा विजन हो सकता है अगर हम इसको सही दिशा में लेके जाएं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी समस्याएं होंगी। ये निश्चित तौर पर सही बात है कि जब हम अपना संस्कारक लेके आते हैं तो कई जगह पर ये होता है कि हम बच्चे चल रहा था तो सर ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो पंडित जी से ही कराएंगे, तो वो एक मनोदशा है। निश्चित तौर पर वो अगर पंडित जी से करा रहे हैं तो वो कराएंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, पर हम इस विषय को उनके सामने जरूर रख सकते हैं। वो एक बार पंडित जी से कराएंगे, 2 बार पंडित जी से कराएंगे, हो सकता है कि अगली बार वो आपकी बात, हमारी बात समझ करके वो हमें सुने और हमारे संस्कारक से जो कर्मकांड है, संस्कार है, शादी विवाह है, वो कराने के लिए तैयार हो जाए। ये चीजों में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसमें इसलिए लगता है कि लोकल में हमारे साथ काम करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि जब हम अपने क्षेत्र से तो वहाँ हमारे लिए थोड़ी स्वीकारता होती है। इसको हम आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं कि एक शास्त्री हुए हैं, अभी भी है, वो एजेड हो गए हैं काफी, आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो,
स्वामी आधार चैतन्य उनका नाम है। तो पहले क्या होता था हमारे क्षेत्र में, जो श्रीमद् भगवत कथा होती है, तो भगवत कथा में जो कथावाचक होता था वो ब्राह्मण ही आता था, संत नहीं आता था पूरे क्षेत्र। जब वो आए स्वामी आधार चैतन्य, चूंकि वो जाति से आहिर थे, और उन्होंने जब कथा वाचन आरंभ किया तो उनका काफी विरोध हुआ, और ये समझिए विरोध ही नहीं हुआ, कई जगह उन पर जो है गोलियां चली, और कई जगह उनको फटकें भी आई। एक मामले में तो उनका पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो उन्होंने पत्थर का कुछ दूसरा कैसे बनाया। उसके बाद आज का जो समय है, आज आप अगर इस क्षेत्र में देखेंगे नहीं है, उन सभी भागवत कथाओं में 99% जो कथावाचक होता है वो ओबीसी एससी कम्युनिटी का ही होता है। और यादव जाति के तो उन्होंने बहुत सारे पैदा कर दिए। लगभग अगर हम बात करें इटावा मैनपुरी में, तो कम से कम 200-300 कथावाचक होगा, जिसमें लड़का लड़की दोनों है, महिला पुरुष। साथ में जो अन्य जो कम्युनिटीज हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं संख्या में, अगर हम बात करें जाटव समाज में भी है, शाक्य समाज में भी है, लोधी समाज के भी कथावाचक हैं, और अन्य समाजों में भी लगभग सभी में है। तो वो समाज ने स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ा, एक व्यक्ति को हमले झेलने पड़े, लेकिन वो व्यक्ति पीछे नहीं हटा, और लगातार जो है वो इन कार्यक्रमों को अपने जो उसने कॉन्सेप्ट लिया कि कथा वाचन करेगा, कथा व्यास गद्दी पर बैठेगा, वो उससे पीछे नहीं हटा, लगातार हमले के बाद भी नहीं डरा। उसके बाद उसको समर्थन आना शुरू हो गया। समर्थन आते ही बदलाव देखने को मिला। आज जितनी भगवत कथाएं होती है, मैं एक बात आपको बता दूं, इस क्षेत्र में सबसे महंगी भगवत कथाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भागवत कथाएं होती हैं वो कथाएं पुण्य के लिए नहीं होती हैं। जैसे ज्यादातर लोगों में पुण्य की भावना होती है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने, क्योंकि मैं यहाँ लोकल से हूँ तो मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है यहाँ कंपटीशन में होती है। कंपटीशन में जैसे ये होता है कि जैसे जनार्दन सर ने भागवत कथा कराई, उन्होंने 10 लाख खर्च किया, तो मुझे जो है इस बात को लेकर के बुरा लगा। जनार्दन सर हमारे पड़ोसी है, तो अब मैं जो है 20 लाख की कथा कराऊंगा। राना तो ब्राह्मण को था, उसने कहा कि भगवान हमारी सुनता है, बाकी किसी की सुनता नहीं है। जो मंत्र हम पढ़ेंगे वही मंत्र ईश्वर तक पहुंचेगा, और हम जब कहेंगे क्योंकि हमारी जो भाषा है वही भगवान समझता है, तुम्हारी भाषा समझेगा नहीं। और दूसरी तरफ वो ये कहता था कि सब भगवान के बच्चे हैं। तो ये चीजें हम गलत साबित अपने तरीके से लगातार हमारे लोग कर भी रहे हैं। जैसे कथावाचक जो उन्होंने नाम लिए, उन्होंने किया, आज के दौर में तमाम कर रहे हैं। इसी तरीके से तमाम संस्कारक इस चीज को गलत साबित कर रहे हैं, लोग उसको स्वीकार रहे हैं। तो ये हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसके पीछे, कि हम केवल संस्कार को के जरिए शादी विवाह कराने और सिर्फ कुछ लोगों को रोजगार देने तक की सोच न रखें। हम अपने संस्कारकों को इस तरीके से तैयार करें, या हमारे जो संस्कारक हैं वो ये विजन लेके चले कि जब उनकी स्वीकारता समाज में बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वो उसका इस्तेमाल समाज में कुरीतियों को प्रवर्तित करने, खत्म करना तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि खत्म तो कुछ संभव ही नहीं है किसी भी चीज को खत्म करना, क्योंकि जो समाज है ओबीसी एससी समाज है, इसमें विशेष रूप से ओबीसी किसान समाज है, ये पूजक समाज है। इसमें लंबे समय से हमेशा से ही किसी न किसी को पूजने का काम किया है। खेतों को पूजा है, पेड़ों को पूजा है, पत्थरों को पूजा है, डेली मिट्टी को पूजा है, पुरखा पुरखी को पूजने का चलन है, तमाम सारी चीजें। हालांकि मूर्तियों को पूजने का चलन इसमें जबरदस्ती डाला गया, ये बहुत बाद में आया, लेकिन इससे हजारों साल पहले से ये कुछ ना कुछ पूजता ही रहा है। आज भी ये पूजता है, खेतों को पूजता है, खलिहान फसल को पूजता है, पत्थर पेड़ पौधे पूजता है। अलग अलग जगह पर आप देखिए, आज भी हमारे कई क्षेत्रों में खेतों में एक परंपरा है कि हम लोग किसान कौम के जो लोग हैं, विशेष रूप से अगर आप पश्चिम में आएंगे तो जाटों में, अहीरों में, गुर्जरों में ये परंपरा पाई जाती है कि ईंट पत्थर रख करके खेत में जो है पूजा करने जाते हैं। एक ईंट रख लिए, उसी पे जो ले गए वो चढ़ा दिया, और ईंट
पे चढ़ाने के बाद पूजा खत्म हुई तो पता चल रहा है उसी ईंट को उठा करके पिछवाड़े में रख के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये पूजक समाज है, इसको आप पूजने से नहीं हटा सकते, लेकिन आप इसकी पद्धति को परिवर्तित कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं और इसको एक नई दिशा दे सकते हैं। ये मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव कहता है। हालांकि मैं आप सभी से बहुत छोटा हूँ और अनभिज्ञ भी हूँ, बहुत ज्यादा मैं समझदार या बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन जो हमने एक अनुभव किया है उसके आधार पर मैं ये कहता हूँ, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि हम किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकते। असल में पूरा मसला जो है, जो हमसे पूर्व सिन्हा सर ने कहा था कि इमोशनल चीजें ज्यादा है इंसान के अंदर, तो पूरा मसला जो है दिल से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। और इंसान को जब तक ये नहीं फील होगा कि उसने जो किया है उससे उसका लक्ष्य पूरा हो गया, जब तक उसको खुद को शांति नहीं मिलेगी तब तक आप उससे कुछ भी करवाते रहिए, आप परिवर्तित नहीं कर सकते। उसको शांति के लिए कुछ ना कुछ करना है। तमाम बड़े बड़े समाज सुधारक हैं जो खुले मंचों से तमाम तरह के बड़े बड़े ओजस्वी वक्तव्य देते हैं, लेकिन जब उनके घर पर भी कुछ होता है तो वो भी अगर शांति हवन नहीं करते तो श्रद्धांजलि सभा रखते हैं। क्यों रखते हैं? अपने मन की शांति के लिए तो रखते हैं, वो भी इमोशनल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है किसी भी चीज के लिए इसलिए ऊर्जा नहीं खत्म करनी कि हमें इसको खत्म करना है, जड़ से उखाड़ देना है, वो संभव नहीं है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे इसको बदलें और किस तरीके से बदलें जिससे ये समाज हित में हो, और पाखंड है या जो ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, उसका लाभ समाज को कैसे दिलाया जाए, इस दिशा में हमारा प्रयास हो। और इस दिशा में हम इस मिशन को लेकर आगे चले और हमारे संस्कारक इसमें महती भूमिका अदा कर सकते हैं अगर वो एक विजन लेकर के चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय हमने लिया, लगभग 30 मिनट 25 मिनट। इतना समय देने के लिए मैं आदरणीय जनार्दन पटेल सर का धन्यवाद अदा करता हूँ और सभी साथियों का, सम्मानित साथियों का धन्यवाद अदा करता हूँ।